अच्छा, ये बोर्ड आ गया, हम करने लगे हैं प्राइस रेशियो सप्लाई, और ये आसान है, आपने ओ लेवल में भी पढ़ी हुई है, तो मैं इसको जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा कि कवर कर। तो ये इसको हम क्या बोल रहे हैं जी, PES, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और ये क्या है जी, वही द रिस्पॉन्सिवनेस, responsive the responsiveness of quantity supplied due to a change in price। क्या किया, सिर्फ हमने डिमांड को सप्लाई से रिप्लेस कर दिया, बाकी वही है जो प्राइस इलास्टिक डिमांड होती है। और इसका फॉर्मूला जो है वो हमारे पास क्या बनता है, वो बनता है जी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और इसमें आपको जैसे पता ही है कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो अगर प्राइस आपकी 10 से 20 हो गई है, तो लेट से आपकी सप्लाई जो है वो 20 थी, या हाँ 20 थी और वो 30 हो गई। तो मैं अगर इसको फॉर्मूले में पुट करूं, तो वही सप्लाई में चेंज कितना आ रहा है, 10 का, तो मैंने यहाँ 10 लिख दिया। और सप्लाई बिफोर चेंज कितनी है, वो 20 है, वो मैंने यहाँ लिख दिया, इंटू 100 कर दिया क्योंकि परसेंटेज में है। नीचे प्राइस में चेंज कितना आ रहा है, 10 का, और बिफोर चेंज कितनी है, वो भी 10 ही है, नीचे 10 इंटू 100 कर दिया। तो ये आंसर आ गया 50% ओवर 100%, और हमारा आंसर आ गया 0.5। ये इलास्टिसिटी ऐसे निकलती है। अच्छा, यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है वो आपकी 1 से कम आ रही है, तो जब प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई जो है वो लेस देन 1 हो, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये होती है जी इन इलास्टिक सप्लाई। मतलब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में ज्यादा चेंज नहीं आता, और वो नजर भी आ रहा है कि प्राइस जो है वो 100% चेंज हुई है, लेकिन उससे सप्लाई में सिर्फ 50% का चेंज आ रहा है। सप्लाई इज नॉट दैट रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस। अच्छा, इसी तरह अगर आंसर 1 से ज्यादा आ जाए, तो हम उसको इलास्टिक बोल देते हैं। वो मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, आपको समझ तो आ गई है, डिमांड की तरह ही है, तो उसको हम कहेंगे इलास्टिक। यानी कि सप्लाई जो है, सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है वेन एवर देयर चेंज इन प्राइस, प्राइस के मुकाबले में सप्लाई में ज्यादा चेंज आता है, और इसका मतलब है सप्लाई मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंज इन प्राइस। अच्छा, अब अगर हम इसको इसके हम कर्व से देख लें, ड्रॉ करके, तो सप्लाई का ऑफ कोर्स प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है, तो पॉजिटिव स्लोप ही होगा। अच्छा, मुझे बता दो वैसे कि हम जब कहते हैं कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है, तो उसकी, और प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है, ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन है, ऐसा क्यों है, जरा बताना लॉजिक क्या है। सर क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट बढ़ जाता है, जी इंक्रीज हो जाता है सप्लाई बढ़ाने से, तो वो ज्यादा बिल्कुल, सप्लाई करता है ताकि प्रॉफिट बढ़ जाए। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये पॉजिटिवली स्लोप मैंने सप्लाई का बना दिया, और आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो सप्लाई का है, ये जरा स्टीप है, वर्टिकल होने की कोशिश कर रहा है वाई एक्सिस के। और यहाँ हमने प्राइस ले ली, यहाँ हमने क्वांटिटी सप्लाई ले ली, और आपको नजर आ रहा है कि अगर ये प्राइस है लेट से, और मैं प्राइस को बढ़ा देता हूँ, मैं अगर प्राइस को बढ़ा देता हूँ, तो आपको नजर आ रहा है कि प्राइस तो पी से P1 चली गई, सप्लाई जो है वो आपकी QS से Q1 पे QS1 पे चली गई। लेट से यही वाली है, एक मिनट, ये QS से QS1 पे चली गई, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि प्राइस का जो चेंज है वो ज्यादा है, और सप्लाई का जो चेंज है वो कम है। तो ये क्या बनेगी, ये PED लेस देन 1 होगी, यानी कि इन इलास्टिक सप्लाई। और इसी तरह अगर हम इलास्टिक सप्लाई को देख ले, तो वो फ्लैट होती है, कुछ ऐसी, ठीक है। ये सप्लाई का है आपका, और यहाँ आपने, अच्छा, प्राइस ले ली, ये क्या हो गया जी, यहाँ हमने प्राइस ले ली, नॉन रिस्पॉन्सिव क्यों हो गया, ये प्राइस आ गई, और यहाँ हमारे पास आ गई क्वांटिटी सप्लाई। तो अब ये देखो, प्राइस जो है ना वो पहले इतनी थी, फॉर एग्जाम्पल QS1,
और बाद में क्या हुआ कि प्राइस आपने जब कम की तो सप्लाई भी कम हो गई। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि प्राइस का जो चेंज है वो बहुत कम है, लेकिन जो रिजल्टेंट चेंज आ रहा है सप्लाई में वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब है कि प्राइस जो है लास्ट ईयर सप्लाई वो ग्रेटर देन वन, इलास्टिक है। और ये जो कर्व है वो भी आपको नजर आ रहा है कि ये फ्लैट आपको नजर आ रहा है, फ्लैट कर्व है कंपेयर टू जो इन इलास्टिक सप्लाई का कर्व था जो स्टीप था। अच्छा, अब इसी तरह हम आ जाते हैं प्राइस राशियो डिमांड इक्वल टू वन एज वेल। प्राइस राशियो डिमांड, सॉरी, राशियो सप्लाई इक्वल टू वन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। आपको पता है ये डिमांड में भी था और ये सप्लाई में भी है। अच्छा, अब यूनिटरी इलास्टिक में अगर इसका मैं सप्लाई यानी कि इसका अगर हम कैलकुलेट करें आंसर, तो आंसर वन आएगा ऑफ कोर्स। अच्छा, तो इसका अगर हम डायग्राम से देखें तो ये सप्लाई कर्व कुछ ऐसा होता है, यानी कि ऐसा सप्लाई कर्व आपने याद रखना है, ऐसा सप्लाई कर्व जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ये नहीं भूलना। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है सर। ऑल ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है। अच्छा, अब ये एक यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व है, लेकिन अगर मैं यहाँ से एक और सप्लाई कर्व बना दूं S1, और यहाँ से एक और सप्लाई कर्व बना दूं S2, तो ये दोनों जो कर्व हैं ये, अच्छा ये मैं मिटा दूं जरा, ये ना समझ तो आपको आ रही है वैसे, है ना? जी चलो सर, बता आ रही है। हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा बहरहाल, अब आपने मुझे बताना है जो पूछ रहा हूँ। अब मुझे बताएं इस, अब ये एस एस जो सप्लाई कर्व है वो यूनिटरी इलास्टिक है, और S1 सर ये इनइलास्टिक होगा। इन इलास्टिक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये स्टीप हो रहा है। कीपर है। और S2 जो है वो आपको जी। लग रहा है कि ये फ्लैटर है ना? जी ऐसे ही है सर। ना? अच्छा, ये सर आपका लेकिन ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो तीनों ही यूनिटरी लग रहे हैं मुझे। कौन से? सर जी जी तीनों जी 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 हो जी रहे जी हैं। जी जी, आपने बहुत अच्छी बात की है, जबरदस्त कि आप माशाल्लाह दिमाग आपका बड़ा अच्छा चल रहा है। मैंने आपको अभी बताया कि यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व की प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। तो तीनों कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं। आप ऊपर देखो, ये कर्व फ्लैट तो है, क्या ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है? ये ऊपर वाला, ये वाला नो। कर्व नहीं हो रहा। नहीं। क्या ये वाला कर्व ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है? नो। नहीं हो रहा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर वो ओरिजिन से कर्व सप्लाई कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो चाहे वो स्टीपर हो फ्लैटर हो, वो प्राइस रेशियो सप्लाई इक्वल टू वन ही होगी। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि ऐसा क्यों है। ठीक है। अच्छा, उसके लिए मैं आपको एक बताऊंगा कि हम ना इकोनॉमिक्स में, वैसे मैंने डिमांड के बारे में भी बताना था, लेकिन अभी ये सप्लाई के बारे में बताता हूँ, फिर डिमांड के बारे में भी बताऊंगा। वो है सप्लाई फंक्शन। कुछ सुना हुआ है आपने सप्लाई फंक्शन के बारे में? नहीं नहीं, सर। नहीं। अच्छा, याद रखें इकोनॉमिक्स में जब हम फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं ना, तो वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है कि एनीथिंग विच हैज मोर देन वन वैल्यू। जैसे प्राइस एक वेरिएबल है, क्वांटिटी डिमांडेड एक वेरिएबल है, क्वांटिटी सप्लाइड एक वेरिएबल है, इनकम एक वेरिएबल है, पॉपुलेशन एक वेरिएबल है, वगैरह वगैरह। जो भी एक से ज्यादा वैल्यूज रख रख सकते हैं उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। अच्छा, वेरिएबल दो तरह के होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। कौन कौन से जी? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, ये दोनों वेरिएबल, ये वेरिएबल मैं लिख देता हूँ। डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है बिकॉज ऑफ अ चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है जो चेंज करता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो चेंज होता है। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से जो आउटकम आता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल की शक्ल में नजर आ रहा होता है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं कि प्राइस के बढ़ने से जो डिमांड है वो कम हो जाती है, तो ये जो प्राइस है दिस इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और जो डिमांड है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी सर। अच्छा, लेकिन ये जो मैं डिमांड की बात अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे फिर डिमांड फंक्शन पे जाना पड़ेगा, वो मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि अभी हम यूनिटरी इलास्टिक की बात कर रहे थे। तो मैं सप्लाई फंक्शन की बात करता हूँ, मैं उसी को ले लेता हूँ, मैं डिमांड नहीं लेता यहाँ पे। मैं यहाँ पर यही कहता हूँ कि सप्लाई प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाती है। तो प्राइस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो सप्लाई है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि प्राइस सप्लाई को चेंज कर रही है, राइट? अच्छा, अब जी हम सर। अब समझना हमने क्या है, समझा। अब फंक्शन में लिखने लगा हूं। फंक्शन क्या होता है सप्लाई का, कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताया गया होता है उसके अंदर। तो वो कुछ इस तरह का है, क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, मैंने ओ क्या लिख दिया, फंक्शन ऑफ प्राइस। याद रखें, जिस चीज का फंक्शन होता है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैं ऐसे कैसे पढ़ूंगा, ये एक सप्लाई फंक्शन है, और ऐसे मैं पढ़ता हूँ क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस, या क्वांटिटी सप्लाइड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, ऐसे बोल सकता हूँ। और फंक्शन ऑफ प्राइस है तो ठीक है सर। प्राइस प्राइस इंडिपेंडेंट है, सप्लाई डिपेंडेंट है। अच्छा, अब इस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में अगर लेके आना चाहें, ठीक है, तो उतना ही समझा रहा हूँ जितना कि आपके ए लेवल में है, उससे आगे मैं जा भी नहीं रहा। अच्छा, तो सप्लाई फंक्शन, वैसे तो अगर इकोनॉमिक्स में आप हायर लेवल में पढ़ते हैं तो बकायदा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो पढ़ाया जाता है, मैंने भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो उसमें थोड़ी मैथ्स इस्तेमाल हो रही है, ज्यादा नहीं कर रहे वो ए लेवल। अच्छा, सप्लाई, अब इसको क्या करते हैं कि फंक्शन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू। वो मैं लिखता हूं, लेट्स से ए, और आगे प्लस, और फिर बी पी। मैंने क्या किया, मैंने फंक्शन को इक्वेशन बना दिया। अब ये क्या बन गई, अच्छा ये तो था सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन को मैंने कन्वर्ट कर दिया सप्लाई इक्वेशन में। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होती, ठीक है। और इसको, अच्छा कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जहां से सप्लाई कर्व शुरू होता है, सप्लाई कर्व जहां से शुरू होता है ये उसको शो कर रहा है। ए लेटर हमने दिखाया हुआ है। अच्छा, बी क्या है, बी सप्लाई का वो पार्ट है जो प्राइस के साथ रिलेट करता है, या प्राइस सेंसिटिव है, प्राइस के साथ चेंज होता है। अच्छा, अब जैसे मैं ना आगे ले, यहाँ पर तो शायद आई गेस जगह नहीं है, तो मैं आगे ले जाता हूँ इसको, एक मिनट। अच्छा जी, यहाँ बता रहा हूँ कि क्वांटिटी सप्लाइड, आपने बस ये याद रखना है, ए प्लस बी और पी। अच्छा, अब आपको पता है कि अब मैंने पी क्यों लिखा, पी इसलिए लिखा है कि सप्लाई ने तो प्राइस से चेंज होना है ना, तो जब भी प्राइस चेंज होगी सप्लाई ने चेंज होना है। तो ये तो एक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये बताता है क्या, स्टार्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, स्टार्ट ऑफ द सप्लाई कर्व, कि किस वैल्यू से सप्लाई कर्व स्टार्ट होगा। अच्छा, बी जो है, ये दो पार्ट हैं सप्लाई के, एक ए पार्ट है एक बी पार्ट है। ए पार्ट वो है जिसका प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं है, वो कांस्टेंट होता है, और वो बताता है सप्लाई कहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा, तो अब ये अगर मैं अच्छा वो अभी आगे दिखाता हूँ आपको। अच्छा, बी पार्ट को, बी को देखो तो बी भी एक पार्ट है सप्लाई का, लेकिन ये प्राइस से चेंज, प्राइस के साथ इसकी वैल्यू डिटरमिन की जाती है, मैं भी दिखाने लगा हूं आपको। अच्छा, अब गौर करो कि मैं ना ये कहता हूँ कि मैं वैल्यू दे रहा हूँ, आपको भी वैल्यू दी हो सकती है, एमसीक्यूज में नॉर्मली आता है ये, 2 प्लस, अच्छा मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, एक मिनट। मैं कहता हूँ 10 + 2p, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सप्लाई जो है ना वो 10 से स्टार्ट होगी, बात समझ आ रही है आपको? सप्लाई जी जो है ना सर।
हाँ सर हाँ जी है। अच्छा, 10 से स्टार्ट होगी। अच्छा यहाँ पर, अच्छा अब मैं ना प्राइस रखता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ प्राइस जो है ना वो 2 है। तो अब आप गौर करो, मैं यहाँ पुट करता हूँ, अगर 10+2 और पी की जगह 2 लिख दिया, मेरा आंसर क्या आ गया? 10+4 = 14। इसका मतलब है मैं बता सकता हूँ कि अगर प्राइस 2 होगी तो सप्लाई 14 हो जाएगी। ये मैंने क्वेश्चन से निकाला है। मतलब ये अगर पूछ लें कि प्राइस अगर इतनी हो और आपको एक क्वेश्चन दियो और कहें जी बताएं सप्लाई कितनी होगी, तो आप खुद कैसे बताओगे? जब तक आपको क्वेश्चन नहीं देगी आप नहीं बता नंबर, सकते। हाँ सर नंबर्स पुट इन करके बस। जी, बस यही करना है। अच्छा वो अब कहते हैं जी प्राइस जो है ना वो 4 हो गई, बताएं जी सप्लाई कितनी होगी? तो वही आपको करना है, 10+2 और प्राइस की जगह पे आपने लिख दिया 4। तो आपका 10+8 आ गया और ये आ गई 18। ऐसे ही है ना? जी सर। अच्छा मुझे अब ये बताओ, प्राइस को क्या हुआ है? प्राइस प्राइस डबल नहीं सर हुई? प्राइस डबल हुई है जी ना? तो क्या सप्लाई डबल हुई है? जी। क्या जी? नहीं नहीं सर, नहीं वो कांस्टेंट रही है। कांस्टेंट नहीं है, 14 से 18 हो गई ना? सर तो टोटल, अच्छा ठीक है, इसका मतलब वहां है से। इस केस में प्राइस आपने 2 से 4 की, आपने वैल्यूज पुट की जब प्राइस 2 थी और जब 4 थी, दोनों में इक्वेशन में, तो आपको मिल गया सप्लाई कितनी है। और इससे आपको पता चल गया कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लेस देन 1 है भाई यहाँ पर, यानी कि इन इलास्टिक है। क्योंकि प्राइस में जितना, अगर इसको कैलकुलेट भी करोगे फॉर्मूले से, क्योंकि अच्छा हमने यहाँ क्या किया है, पहले तो होता था ना फार्मूले में हमें वैल्यूज दी होती थी और हम फार्मूले में लगा लेते थे। अब यहाँ पहले हमने वैल्यू निकाली है, हमें प्राइस की वैल्यू दी हुई थी, सप्लाई की वैल्यू नहीं दी हुई थी। हमने सप्लाई की क्वेश्चन में वैल्यू डाली प्राइस की और सप्लाई निकाल ली। तो ये सप्लाई 14 निकली और एक 18 निकली। और अब हम चाहें तो हम इसको फॉर्मूले में यूज करके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ देखकर इसको कि ये इन इलास्टिक सप्लाई निकलेगी, क्योंकि सप्लाई डबल हो, प्राइस डबल हो रही है, सप्लाई डबल नहीं हो रही, तो सप्लाई उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। समझ आ रही? जी सर। अच्छा इसी तरह मैं आपको एक और बना लेते हैं यहाँ पर। मैं कहता हूँ, अच्छा अब एक बात और, ये पता है ये इक्वेशन में मैंने बताया एक पार्ट ये वाला है सप्लाई का जो कांस्टेंट रहता है और जो बताता है कि सप्लाई कर्व स्टार्ट कहाँ से होगा। और अभी अभी कर्व से भी समझाता हूँ। एक पार्ट ये वाला है जो प्राइस के साथ, प्राइस से रिलेट करता है, प्राइस के चेंज होने से उसमें भी चेंज आता है और ओवरऑल फिर सप्लाई भी चेंज हो जाएगी ऑफ कोर्स। अच्छा अब मैं बता, अच्छा और ये जो प्लस साइन है ना प्लस, ये पता प्लस साइन क्यों होता है क्वेश्चन में, मैंने क्यों लिखा है? ये प्लस साइन शो करता है कि प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है। समझ आ रही ठीक है बात सर। की? अच्छा अब मैं ना यहाँ जी। पर क्या कर रहा हूँ कि ये जरा गौर करो। मैं कहता हूं अब कांस्टेंट वैल्यू 0 है और आगे +4 अब आपने गौर करना है जरा। मैं प्राइस वही रखता हूं क्या? प्राइस पहले 2 थी और फिर 4 थी, वो कह रहे हैं बताएं सप्लाई क्या होगी। तो अब आपने गौर करना है जरा। अच्छा अब ये जो 0 आ गया, कांस्टेंट वैल्यू 0 हो गई, इसका क्या मतलब? सप्लाई का कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से। ओरिजिन से। और जब सप्लाई का ओरिजिन से स्टार्ट होता है तो वो कौन सी इलास्टिसिटी होती है सप्लाई की? यूनिटरी नहीं। हाँ यूनिट वो नहीं, सर अभी तो बताया। यूनिटरी ठीक होती है है, हाँ जी। यूनिटरी सर होती है। लेकिन वो वन नहीं थी। क्या थी? हाँ सॉरी, तो वन। बात सुनो, यूनिटरी का मतलब 1 ही होता है ना। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब जी यही वही। होता है, प्राइस इलास्टिक सप्लाई इक्वल टू 1। ठीक है। जी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जितना चेंज प्राइस में आएगा उतना ही चेंज सप्लाई में आएगा, राइट? ऐसा ही है ना? राइट। अच्छा अब आप देखो, अब मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ, 0 जी सर। प्लस 4 के बाद पी की प्राइस मैंने 2 रख दी पहले, आंसर आ गया 8। ये हमारी आ गई क्वांटिटी सप्लाइड और ये हमारी आ गई ये प्राइस है। ठीक है, जब 2 प्राइस है तो सप्लाई 8 है। अब मैं 4 पुट करता हूँ यहाँ पर,
तो यहाँ कर लेता हूँ, चले 0 + 4 और अंदर मैंने वैल्यू लगा दी प्राइस की 4। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 16, राइट? जी शादी ऐसी है ना? जी जी तो प्राइस जी हमने सर। जब प्राइस 4 की तो आपकी सप्लाई 16 हो गई। अब मुझे बताओ प्राइस डबल हुई है जी सर हुई है। और सप्लाई? सर सप्लाई सर मुझे सप्लाई की नहीं समझ आई, 8 थी 16 हो गई। तो सप्लाई भी डबल हो गई ना? जी। सप्लाई भी डबल हो गई, इसका क्या मतलब है? जितना प्राइस में चेंज आ रहा है सप्लाई भी उतना उतना ही ही सप्लाई में भी आएगा। और इसलिए हम इसको यूनिटरी इलास्टिक बोलते हैं, और इसीलिए यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का ओरिजिन से स्टार्ट होता है, क्योंकि ओरिजिन का मतलब है कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। अच्छा, अब मैं इसको चेंज कर लेता हूं। मैं कहता हूं प्राइस जो है वो अब 10 थी, तो मैं यहाँ पे 10 ही लिख देता हूँ। यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, यहाँ 10 लिख दिया। आंसर आ गया अब क्या? आंसर आ गया 40। सप्लाई आ गई, क्वांटिटी सप्लाइड जो है ना वो आ गई 40। अच्छा, अब ये 10 पे। अच्छा, आगे मैंने कहा जी प्राइस जो है ना वो 5 हो गई, ठीक है? तो अब यहाँ क्या होगा, मैं यहाँ पर भी प्राइस लिख देता हूँ 5। तो ये आंसर यहाँ पे क्या आ गया? जो 20। दूसरी 20 ना, जो QS1 है वो 20 आ गई, ऐसी है ना? जी अब मुझे बताओ प्राइस को क्या हुआ? 10 से 5 हुई, जी सर कम हाफ हो हो गई। गई। और सप्लाई को क्या हुआ? सर वो भी हाफ हो गए, 40 से 20 हो गई। वो भी हाफ हो गई। तो बस आपको समझ आ गया अब कि यूनिटी इलास्टिक सप्लाई कर्व क्या होता है, और वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। तो अब चाहे जितने मर्जी कर्व हो, चाहे यहाँ से स्टार्ट हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, यहाँ से हो जाए, ये सारे इक्वल टू 1 होंगे। इनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी, लेकिन ये प्राइस के साथ बिल्कुल उसी तरह रिएक्ट करेंगे। जितना प्राइस में चेंज आएगा उतना ही चेंज इनमें भी आएगा। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, अब मैं साथ साथ एक और चीज भी बता दूं, और वो क्या है? डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन। अच्छा, डिमांड फंक्शन जो है ये क्या होता है? अभी सप्लाई वैसे अभी चल रही है, लेकिन चूंकि सप्लाई फंक्शन को बताया तो मैंने कहा डिमांड फंक्शन भी साथ ही बता दूं, पहले नहीं बताया। ये कैसे होता है? ये भी प्राइस और डिमांड के रिलेशन को शो करता है। तो ये आता है क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। और इसको हम फिर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? फंक्शन को हटा देते हैं और वहां पे एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, -4p। क्या फर्क है सप्लाई की इक्वेशन में और डिमांड की इक्वेशन में? क्या फर्क नजर आ रहा है? सर इसका वो रिलेशनशिप नेगेटिव है। वेरी गुड, इसीलिए बीच में साइन क्या आ रहा है? माइनस का। माइनस। नेगेटिव रिलेशन इसी वजह से। तो अब वही अगर हम प्राइस को देख लें कि प्राइस जो है पहले 10 थी और फिर 20 हो गई, तो जरा आप चेक करो क्या होता है। ए सॉरी, ये ए पे तो को वैल्यू तो देंगे ना हमने। मैं देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर भी ना सर 4। इसमें भी वैसे कांस्टेंट और वो आएगा कांस्टेंट, इसमें भी वैसे ही आएगा। नहीं, इसमें वो डिपेंड करता है ना, इलास्टिक है, इन इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, क्या है? उसी से पता चलेगा ना, जब तक वैल्यूज नहीं निकलेंगी पता कैसे चलेगा? लेकिन यूनिटरी इलास्टिक कर्व जो होता है डिमांड का, वो 0 से स्टार्ट नहीं होता। आपको पता है वो कुछ इस तरह का होता है, बताया था ना मैंने। जी हाँ, बहरहाल ये इसमें नहीं पूछते आपको, सिर्फ बता रहा हूँ। जो पूछते हैं वो मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, जो पेपर में आता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर वैल्यू ले ली, ए को 2 ले लेता हूँ, ठीक है? यानी कि 2 मतलब जहां से स्टार्ट होता है आपका डिमांड का, माइनस मैं आगे 4 ले लेता हूँ, ये पी। अच्छा, अब इसकी वैल्यू पी की वैल्यू मैं लगा देता हूँ, वो लगा दी 10। तो ये आ गया 2 - 40, आंसर आ गया 38। तो प्राइस अगर 10 है तो डिमांड जो है ना वो 38 है।
और अगर प्राइस आप 20 कर देंगे तो वो 2 - 4 × 20, ये आ गया 2 - 80, आंसर आ गया 78 है। क्या कहते हैं? जी तो ये क्या हो रहा है, ये सर तो वो प्राइस नहीं, प्राइस बढ़ने से डिमांड तो कम होनी थी, यहाँ सर हुई ये है। तो बढ़ गई। हाँ बढ़ गई, इसलिए कि मैंने जो ए लिया उसकी वैल्यू बहुत छोटी ली हुई है।